गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारा लेक्चर और बहुत बेहतरीन जो कि सिलेबस के हिसाब से बहुत अहम है, सब कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। ये क्या है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे ये सब वर्ड्स आएगा और इसका क्या है, इसको किसको कहते हैं, ये सब हम लोग उसमें समझ जाएंगे। अभी हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का स्पर्म मतलब समझ गए कि शुक्राणु, और जेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ sperm is called spermatogenesis. So the process by which sperm is formated in testicle, that process is known as spermatogenesis. Spermatogenesis का बेसिकली यही मतलब हो गया कि स्पर्म के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि स्पर्म कहाँ बनता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मेल बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स जो ऑर्गन है डैट इज टेस्टिस, टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है। हम लोग लास्ट लेक्चर आप मेरा पढ़ोगे या देखोगे तो देखोगे कि मैंने सब क्लियर कर दिया, क्लिस्टर क्लियर कि कहाँ स्पर्म बनता है, कैसे बनता है। आज यहाँ पे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे कि ये जो स्पर्म बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस उसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कहाँ बनना है? टेस्टिकल्स में बन रहा है। टेस्टिकल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ध्यान में रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आप कोई पूछेगा स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है। राइट, टेस्टिस इज द राइट आंसर। पर टेस्टिस पे होता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो देखो अभी हम इसको आगे बताते हैं आपको। स्पर्म टेस्टिस में बना। अब ये सवाल उठता है कि कब से ये बनना शुरू हो जाता है। तो फीमेल के केस में जो ओवम ओवर रहता है वो बाय बर्थ रहता है, बट मेल के केस में ये एक्टिव स्पर्म एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी होता है। जब अ मेल बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक वूमन, जब एक पुरुष अपने ही जैसे एक बच्चे को वजूद में लाने की ताकत जब उसमें आ जाती है, ठीक है, तब स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो साइंस के हिसाब से या फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से ये एज ह्यूमन बीइंग में 13 to 14 ईयर्स ओल्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 13 से 14 साल की उम्र में स्पर्म का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। कहाँ? तो मेल के टेस्टिस में बनना शुरू हो जाता है। मेल के टेस्टिस में कहाँ? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये मेरा टेस्टिस है, ये मेरा पेनिस, पेनिस के पीछे में टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर में होते हैं। टेस्टिस के ऊपर में जो लेयर होती है, स्किन होती है, उसको कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि इस टेस्टिस के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर भी जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काट कर तुम देखोगे, निकाल कर देखोगे, तो इस तरह का दिखेगा। टेस्टिस के अंदर जहाँ पे स्पर्म बनना है उस जगह को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग पाते हैं। इस तरह का पाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम सेक्शन निकाल कर देखते हैं तो कुछ इस तरह का पाते हैं। ये 2 सेल है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल
इसको कहते हैं जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो जब हमने टेस्टिस का देखा, टेस्टिस का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो टेस्टिस में हो रहा है। टेस्टिस में कहाँ पे हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन निकाल कर देखते हैं तो देखते हैं कि उस वहाँ पे 2 सेल पाए जाते हैं, एक जर्म सेल दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल। अब इसका काम क्या है? सर्टोली सेल का काम है कि स्पर्म जब बनेगा तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषण चाहिए, वो सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा। किसको? स्पर्म को। याद रखना, सर्टोली सेल का काम है नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। किस लिए? बड़ा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए। मैच्योर होकर क्या करेगा? तो वो अपने मंजिल मुकाम पर जाएगा। उसका मंजिल मुकाम क्या है? उसका मंजिल मुकाम है ओवा को फ्यूज करना, ओवा को फर्टिलाइज करना। क्लियर है? तो अब देखो, यहाँ पे 2 सेल पाए हमने, सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, सेकंड वन क्या मिला हमको? जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये एक्टिव तो रहता है पर ये मैच्योर नहीं रहता है। इसको मैच्योर करने का, बड़ा करने का प्रोसेस ही हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो ससुरा ये जो होता है, ये मान लो कि एक सेल है जो मेरा जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये क्या होता है? डिप्लॉयड इन नेचर होता है। याद रखना, डिप्लॉयड इन नेचर। तो ससुरा इससे जब जो बनेगा तो वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड ही होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड नेचर होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि एक डिप्लॉयड से जब 2 डिप्लॉयड आ रहा है तो वो किस डिवीजन के थ्रू होगा? तो हमने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा, तुमने माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में जो वजूद में आते हैं सेल, वो हैप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे हैप्लॉयड नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये डिप्लॉयड है, 2n है, तो इससे जो वजूद में आ रहा है वो भी 2n आ रहा है, मतलब डिप्लॉयड आ रहा है। तो डिप्लॉयड किस में आ रहा है होता है? तो माइटोसिस। तो ये जो पहला प्रोसेस हुआ वो माइटोसिस प्रोसेस हुआ। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? जर्म सेल को कहते हैं, और ये मैच्योर नहीं है। इसको मैच्योर बनाने के लिए जो पहला प्रोसेस हुआ वो माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, जिसमें जो 2 नए आए हैं वो डिप्लॉयड आए हैं ड्यू टू माइटोसिस सेल डिवीजन। फर्दर एक और डिवीजन होता है जहाँ पे जो आते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के आते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड नेचर क्या है? तो हमने देखा है कि जो इमैच्योर स्पर्मेटोगोनिया था, जो कि जर्म सेल कहलाता था, जो कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बैठा था, उसको ग्रो कराने के लिए जब प्यूबर्टी के स्टेज पे जब हम आ जाते हैं, अब कहानी समझो। एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी हम आए 13-14 साल की उम्र में, है ना। ससुरा सोया हुआ है, पड़ा हुआ है टेस्टिस के अंदर। कौन? स्पर्म। एक्टिवे नहीं है, साला जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, एकदम मवाया हुआ ससुरा सोया हुआ है। तो क्या करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाता है, ए हो जागो जागो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुआ? अरे 13 साल का उम्र हो गया है, अब तो जगाओ उसका जो स्पर्म टेस्टिस में सोया हुआ है। अरे छोड़ दो यार, अभी फिर हमें हाइपोथैलेमस बोलता है, ए ससुरा जागो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जागता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब जागता है तो एक हार्मोन छोड़ता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन नाम को हार्मोन को कौन छोड़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन जगाया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जगाता है, ससुरा पिट्यूटरी उठो, 13 साल का हो गया, और उसके अंदर जो टेस्टिस में स्पर्म है वो तो मुर्दा है, सोएले है, एक्टिवे ना है, तो कैसे वजूद में लाएगा? उसको एक्टिव करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को टेस्टिस के अंदर एक्टिव करता है। जब टेस्टोस्टेरोन जब एक्टिव हो जाता है तो वहाँ पे जो एकदम मवाया हुआ सोया हुआ जो स्पर्म है, उसको कहता है, अरे ससुरा ये तो सोले है, को तो नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट कहता है, ए सर्टोली भाई साहब। सर्टोली कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सेल है। ए सर्टोली भाई साहब क्या हुआ? अरे होगा थोड़ा खान पान दा, थोड़ा खागा, मजबूत होगा तबे तो कहीं काम करेगा। के करा बोलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, क्या करा? किसको? तो भैया वही जो स्पर्म है तुम्हारे में, जो 13 साल की उम्र में एक्टिव होना था पर अभी तक नहीं एक्टिव हुआ है।
अरे यार तो स्पर्मेटोगोनिया का बात कर रहे हैं क्या? तो हाँ, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया को एक्टिव करने के लिए क्या करता है, सटोली से नरिशमेंट देता है, खाना पीना देता है। ससुरा तुम खूब खाओ तो मजबूत होगे, तब भी ना अपने मंजिल की तरफ भागोगे, एक को अंडा को ओवम को फ्यूज़ करने के लिए। तब वो सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट देता है, तब यहाँ पे से ये आगे कहानी स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है ना, उसमें जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है तो दो नए वजूद में बनाते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है दो में, वो भी डिप्लॉयड इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न हुआ था, फर्दर माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया यहाँ देखते हैं कि 4 स्पर्मेटोगोनिया को बना दिया। ठीक है, अब इस चारों स्पर्मेटोगोनिया कैसा नेचर का है? डिप्लॉयड नेचर का। क्लियर है यहाँ तक? अब साफ कर रहे हैं। अब एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाया हम जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। डिप्लॉयड नेचर का है तो मतलब कि इसमें ससुरा कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 46 होंगे। क्लियर है? 46 होंगे। अब इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसको? माइटोसिस सेल डिवीजन होकर जो 4 बनाया है आपने क्या, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें से जो पहला स्पर्मेटोगोनिया को उठाकर मैंने देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। फर्दर इसमें डिवीज़न होता है, और यहाँ पे जो डिवीज़न होता है उसको मियोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट, पहला मियोसिस हो रहा है। तो दो जो बनाएगा ये कैसा आएगा? हैप्लॉयड हो जाएगा। हैप्लॉयड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे? 23। हमने बताया था कि मियोसिस सेल डिवीज़न में जो नए वजूद आते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब गार्जियन से, माता पिता से, उनमें जो क्रोमोसोम आएगा वो आधा आधा आएगा। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड कैसे था? स्पर्मेटोगोनिया में जो माइटोसिस सेल डिवीज़न हुआ था इसलिए डिप्लॉयड था। यहाँ पे डिप्लॉयड को जब ये मियोसिस होता है तो इसका क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है 23 में। फिर फर्दर ये वाला जो प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फिर इसका डिवीजन होगा। तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकंड। तो इसमें भी 23 आएगा। मतलब मियोसिस तो हुआ पर नेचर कैसा है? माइटोसिस की तरह है। क्योंकि माइटोसिस में ही क्या होता है, क्रोमोसोम जो पेरेंट का था वही बच्चे में आता है। तो यहाँ पे जो नया बना था उसका 23 था। मियोसिस सेकंड हुआ तो यहाँ पे 23 आया। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले आपने बोला था कि मियोसिस जो होता है वो आधा कर देता है क्रोमोसोम को। तो 23 का आधा यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 11.5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 23 क्यों आया? इसलिए आया है कि पहला जो मेन है पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो 46 का था। तो उसी से सब डिवीज़न हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे मियोसिस से डिवीज़न तो होगा पर वो काम करेगा माइटोसिस की तरह। तो क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे कितने बना गए? 4 स्पर्म बनाए, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। क्लियर है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक स्पर्मोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बने? तो 4 बने। 4 बने ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ पे पहले मैंने पहला पॉइंट लिखा था ना कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसको कहते हैं। तो एक आंसर मिल गया कि एक स्पर्म से 4 स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? एक स्पर्म से, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म जो बन रहे हैं उसको कहेंगे हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहेंगे। अब तो यहाँ पे हो गया कि स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड मतलब कि बचवा जो सोया हुआ था वो जाग गया है, नरिशमेंट उसको मिल गया है। अब आगे देखेंगे कि ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बना तो इसको ताकते नहीं है बदन में कुछ करने के लिए। तो इसको फिर हुक्म मिलता है सटोली से। तो सटोली भाई साहब इसको कुछ खान पान दो यार। तो सटोली सेल उससे क्या करता है? अटैच हो जाता है। सटोली सेल जब अटैच होकर नरिशमेंट देता है तो उस किसमें? स्पर्मेटाइड्स में टेल का फॉर्मेशन होता है, पूंछ का। हम जानते हैं ना कि स्पर्म में पूंछ होता है।
तो स्पर्मेटिड्स को में पूछ होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे सर्टोली सेल नरिशमेंट दे रहा है स्पर्मेटिड्स को और टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मेटिड को सर्टोली सेल के द्वारा नरिशमेंट मिल रहा है, जिसके वजह से उसमें टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जब टेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो अब तो ये क्या हो गया कि एक स्पर्म बन गया, तो अब उसको तो सर्टोली सेल का ज़रूरत नहीं है, तो ये सर्टोली सेल से फिर अलग हो जाता है, और एक मुकम्मल स्पर्म बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। मतलब सर्टोली सेल को से डिटैच हो जाना, सर्टोली सेल से अलग हो जाना, मुकम्मल स्पर्म बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। और सर्टोली सेल के साथ मिलकर नरिशमेंट लेना, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? 3 वर्ड आया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बनने के लिए 2 डिवीज़न होता है सेल डिवीज़न का, जिसमें मियोसिस सेल डिवीज़न 1 और मियोसिस सेल डिवीज़न 2 पार्टिसिपेट करता है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे स्पर्मेटिड्स बना, उसको नरिशमेंट के लिए क्या सर्टोली सेल उसके साथ अटैच हो जाता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और टेल का फॉर्मेशन होता है स्पर्म में, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब एक मैच्योर हो जाता है स्पर्म, जब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है तो वो सर्टोली सेल से अलग हो जाता है, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो मतलब हमने देखा कि एक स्पर्मेटोगोनिया कैसे कैसे 4 स्पर्म्स बना रहे हैं, है ना। और ये डिवीज़न लगातार मेल के केस में फॉर एवर लाइफ टाइम तक होते रहता है। फीमेल के एवर केस में मेनोपॉज आ जाता है 45 से 50 की उम्र में, पर मेल के केस में कभी ये कंडीशन लागू नहीं, वो फॉर एवर लाइफ टाइम तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहते हैं। फिर एक बार रिकैप हम लोग करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, अभी तो देसी भाषा में थोड़ा बहुत समझे थे, अब समझ ले सीरियस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म 13 to 14 की एज में स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 13 to 14 के एज में एक मेल प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंचता है। प्यूबर्टी का मतलब कि वो शख्स, वो लड़का डेट इज एबल टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ऑफ स्प्रिंग, अपने की तरह खुद का वजूद में लाने की ताकत अब उस आदमी में आ गया है, उसको प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। अब जब प्यूबर्टी स्टेज में आया तो ये स्पर्म बनता कहाँ है? तो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस कहाँ पे है? तो पेनिस के पीछे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस में कहाँ पे बनता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है, जिसको जर्म सेल कहते हैं, जो कि स्पर्म है पर एक्टिव नहीं है। और दूसरा सर्टोली सेल पाए जाते हैं, जो कि उसी स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे कि भाई तुम आगे जाकर अंडे को एक को फ्यूज़ करो। ये एक्टिव कब होते हैं? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई वो बच्चा 13 to 14 के स्टेज पे आ गया, प्यूबर्टी के स्टेज पे आ गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेस्टिस के अंदर एक्टिव कर देता है। जब वो एक्टिव होता है तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर डिवीज़न शुरू हो जाता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न का मतलब डिप्लॉयड इन नेचर होता है। डिप्लॉयड इन नेचर का मतलब कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 46 हैं। जब वो कन्वर्ट करके 2 नए स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं तो उसमें भी सेम क्रोमोसोम जाता है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन है। फर्दर एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाकर, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जब हम उसमें मियोसिस सेल डिवीजन का पहला फेज होता है तो हम लोग देखते हैं कि डिप्लॉयड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो हैप्लॉयड हो गया, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 में आ गए। जब दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उठाकर उसमें फिर जब 4 स्पर्म बनते हैं तो उन चारों में मियोसिस 2 होती है, और उसमें क्या होता है, जो एकदम मेन पेरेंट है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे हैप्लॉयड इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रोसेस में जिसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जब एक स्पर्मेटिड्स बन गया तो इस स्पर्मेटिड्स में पूंछ नहीं है, फ्लैजेलम नहीं है, तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सर्टोली सेल इसमें अटैच हो जाता है कि हम नरिशमेंट देंगे, खान पान देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। जब नरिशमेंट मिलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के
बाद स्पर्म क्या होता है, मजबूत हो जाता है, उसमें टेल आ जाती है, उसमें कुव्वत आ जाता है कि अब ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तब वो क्या करता है, सटोली सेल के साथ छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ये सारा प्रोसेस है जिसमें लगातार एक चक्र में स्पर्म 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 बन रहा है। क्यों बन रहा है, एक नए वजूद को लाने के लिए बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज दिवाली है तो पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, एंजॉय भी अब करेंगे। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, सारे लोगों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के सारे भाई बहनों के लिए, सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।